बी ए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अमेरिकी विदेश नीति किस प्रकार से है, कौन कौन से उसके निर्धारक तत्व हैं, क्या उसकी विशेषताएं और क्या उसके उद्देश्य हैं। इसी के बढ़ते चलते हुए अपन मानते हैं कि अमेरिकी विदेश नीति यूरोपीय देशों के लिए नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के राज्यों को भी विशेष महत्व देती है। विशेष तौर से कि अमेरिकी विदेश नीति के चरण 1945 से लेकर और वर्तमान तक किस प्रकार से है, ये जानना बहुत जरूरी है। विशेष सबसे पहले देखिए कि अमेरिकी विदेश नीति में पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे राष्ट्रपति ट्रूमैन। इनका कार्यकाल 1945 से 1951 तक। अब इनके शासनकाल में विदेश नीति किस प्रकार की रही और वैसे समय तक ये माना जाता है कि इन्होंने अपनी विदेश नीति के तहत अमेरिका को यह विश्वास था कि सोवियत संघ धीरे धीरे अपने प्रभाव क्षेत्र में आएगा और शीत युद्ध जैसी परिस्थिति नहीं रहेगी। लेकिन फिर जैसे जैसे सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ता दिखा, उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन किया और आर्थिक सहायता की नीति को ज़्यादा से ज़्यादा बल देना प्रारंभ कर दिया। हालांकि उन्होंने सैनिक संगठनों का भी निर्माण किया, लेकिन ये माना जाता है कि आर्थिक सहायता की नीति सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। जैसे सहयोग एवं अनुकूल की नीति का सबसे पहले अनुसरण किया और उन्होंने 28 अक्टूबर 1945 को 12 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम के तहत उन्हें यह विश्वास था कि सोवियत संघ अधिक प्रभावी नहीं होगा और धीरे धीरे समायोजन की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने इस सहयोग और अनुकूल की नीति के तहत अपनी सैनिक शक्ति और शस्त्रों में कटौती करना प्रारंभ कर दिया कि किसी प्रकार से शीत युद्ध आगे नहीं बढ़े। लेकिन जब बात नहीं बनी, फिर उन्होंने सैन्यवाद के अवरोध की अवधारणा को, यानी कि सैन्यवाद को सीमित करने के लिए उन्होंने अन्य जो सहयोगी राष्ट्र थे या जहां सैन्यवाद प्रभावी हो सकता था, उन राष्ट्रों को आर्थिक सहयोग की नीति अपनाई और 27 फरवरी 1947 को यूनान एवं टर्की को आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके बाद ये भी माना जाता था कि इन पर सोवियत संघ का भी प्रभाव था, तो हो सकता है किसी न किसी रूप में सोवियत संघ इन पर दबाव डाले और सैन्यवाद की स्थापना करे। इसके बाद में एक ट्रूमैन सिद्धांत जारी किया जो आर्थिक सहायता के आधार पर थी। इन्होंने यूनान को 25 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की और टर्की को 15 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसके कारण इन दोनों में साम्यवादी विकास नहीं हो पाया और पूंजीवादी राज्यों की ओर बढ़ते चले गए, यानी कि इनका झुकाव अमेरिका की तरफ होता चला गया। इसके बाद देखिए एक 12 यानी कि अपन मानते हैं कि एक मार्शल योजना भी लागू की थी। मार्शल योजना से तात्पर्य माना जाता है कि ट्रूमैन के जो यानी विदेश मंत्री थे और उनके पास में विशेष तौर से आर्थिक क्षेत्र दिए हुए थे। यूरोपीय देशों के लिए उनको ऐसा भय था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि यूरोपीय देशों में सैन्यवाद अधिक प्रभावी होता चला जाए, तो उन्होंने लगभग 12 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता यूरोपीय देशों को प्रदान की। इसके बाद उनको आभास हो चुका था कि सोवियत संघ किसी भी रूप में अपने प्रभाव को कम नहीं करता है और वह भी लगातार आर्थिक सहायता की नीति को अपनाए हुए है। इसके बाद सबसे पहला जो दौर था वो 1949 में एक नाटो सैनिक संगठन का निर्माण किया और उसमें पूंजीवादी राज्यों के अधिकांश राज्य उसमें शामिल किए गए और उन्हें आश्वासन दिया कि होने वाले बाहरी किसी भी आक्रमण का अमेरिका आपका साथ देगा और अमेरिका पूर्ण रूप से सहयोग देगा। 1949 में जब नाटो सैनिक संगठन का गठन हुआ तो ऐसा महसूस किया जाने लगा कि शीत युद्ध अब अधिक प्रभावी होता चला जाएगा। लेकिन दूसरी आपके चरण देखिए कि जब शासनकाल इनका खत्म होते ही अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर बने और उनका कार्यकाल 1953 से 1960 तक था। आइजनहावर ने शीत युद्ध को सीमित करने और शीत युद्ध में स्थिरता लाने पर विशेष ध्यान दिया और सबसे पहले जो समस्याएं थी उनको समाप्त करने का
स्थित है, जैसे कि स्वेज नहर संकट जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच बना हुआ था, विशेष तौर से व्यापारिक क्षेत्र में, जहां पर फ्रांस इत्यादियों का अधिकार था। उसी आधार पर इस स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण नहीं होने से इसे हमेशा के लिए सबके व्यापारिक क्षेत्रों के लिए खोल दिया। इसके बाद कि शीत युद्ध में शिथिलता लाने के लिए उन्होंने सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव आमंत्रित किया और ख्रुश्चेव ने सितंबर 1972 को सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की और कुछ शीत युद्ध में शिथिलता लाई। सामान्य ये माना जाता है कि जहां ट्रूमैन ने भी एक बार इसी बात को नोट किया कि किसी न किसी रूप में शीत युद्ध प्रारंभ नहीं हो, और आइजनहावर ने यथावत प्रयत्न करते हुए आगे से सोवियत संघ को पहल की कि दोनों के मध्य सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक समझौते बनाए जाएं और दोनों के मध्य सामंजस्य बना रहे। लेकिन स्थिति सोवियत संघ की ओर से बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि किसी प्रकार से शीत युद्ध समाप्त हो जाए। इसके बाद राष्ट्रपति केनेडी आए और इनका कार्यकाल 1960 से 1963 रहा। इन्होंने सबसे पहले देखे कि आने के बाद अपन मानते हैं कि 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। तो आने के बाद जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी बेलग्रेड में सबसे पहला शिखर सम्मेलन माना जाता है, जिसमें 25 राज्य थे। उन 25 राज्यों को अमेरिका के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मान्यता यानी प्रदान करते हुए ये माना जाने लगा कि एक अमेरिका, रूस के अलावा भी एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक शक्तिशाली राष्ट्रों का समूह के रूप में उभर के सामने आएगा। इसके बाद देखिए, यानी प्रगति के लिए मैत्री संधि, ये विशेष तौर से मानी जाती है। अमेरिका की यह पहल मानी जा सकती है कि कुछ राज्यों के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान करने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया, जैसे कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की। लेकिन विशेष तौर से जो ये प्रगति के लिए मैत्री संधि की गई थी, वो स्पेशली अपन कह सकते हैं कि यह है लैटिन अमेरिका के राज्य के साथ की गई थी। यह संधि यानी कि 13 मार्च 1966 को 63 को विशेष तौर से अपन मानते हैं कि अमेरिका की नीति, विशेष तौर से अपन मानते हैं कि कैनेडी की नीति में एक महत्वपूर्ण यही कार्य था कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक से अधिक सहयोग प्रदान किया। और ये भी माना जाता है कि कुछ राज्य जो पहले उपनिवेशवाद के शिकार थे और उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, उनके देखिए जैसे कांगो है, बेल्जियम है, इनकी स्वतंत्रता में विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया और करोड़ों रुपए खर्च भी किए। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जो पूर्ण रूप से इनके विकास में सहायक सिद्ध हुई। देखिए ये आपके लिए 3 चरण हैं। एक तो राष्ट्रपति ट्रूमैन और अमेरिका की विदेश नीति में विशेष तौर से ये घटनाएं आई सकती है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति आइजनहावर जो 1953 से 1960 तक रहे, उनके शासनकाल में ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति केनेडी जो 1960 से 1963 के मध्य रहे थे, उनके मध्य 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो विशेष तौर से अमेरिकी विदेश नीति को इंगित करती है। अब के बाद देखिए कि चौथा है, इसके बाद आया था राष्ट्रपति जॉनसन जो 1964 से 1968 के मध्य रहा था। इसकी थोड़ी सी विदेश नीति यानी परिवर्तित भी मानी जाती है और थोड़ी बड़ी भी मानी जाती है। इसलिए अगले चैप्टर में आपको इसके अगला चरण यानी कि चौथा चरण मैं आपको बताऊंगा अमेरिकी विदेश नीति के चरण के। धन्यवाद।